Hi guys, good morning to all of you. How are you? I feel that you all be fine. So friends, today class 11th guys. So please, if you liked, if you have been seeing my videos last for so many long days, so please first share your friends and also be alert. Nowadays you have to study nowadays and you have not to ignore your study. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यानी कि जो रसायन का मूल अवधारणाएं हैं हिंदी में भी आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था इसमें द्रव्य का वर्गीकरण, इसके आगे जो रासायनिक संयोग के नियम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जो रासायनिक संयोग के नियम है ये क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, जो रासायनिक संयोग के नियम होते हैं, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर बात आती है कि ये होते क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे रासायनिक संयोग मतलब अगर कोई दो पदार्थ है, दो से अधिक पदार्थ है, अगर वो संयोग यानी जुड़ रहा है रासायनिक रूप से, यानी केमिकली अगर वो कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन कैसे होगा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए दो मतलब सबस्टेंस है ए और बी, ये दो जो सबस्टेंस है ये एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ करके क्या बनाएंगे, कोई नेक्स्ट सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस बनाएंगे। मान लीजिए सी एंड डी सबस्टेंस बना रहे हैं, तो ये जो सी और डी सबस्टेंस बना रहे हैं फ्रेंड्स, इस सी और डी जो न्यू सबस्टेंस बना है इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोडक्ट, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, उत्पाद। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये ए और बी है, ए बी जो मतलब सबस्टेंस जुड़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स रिएक्टेंट, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिकारक इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सबस्टेंस यानी नया पदार्थ बनाते हैं। तो जब ये अभिक्रिया होती है, जब ये रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होने के समय ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो जुड़ने वाले होते हैं, ये एक स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करते हैं। स्पेसिफिक लॉ को क्या करते हैं फ्रेंड्स, फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं ये स्पेसिफिक लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक लॉ होता है, यानी जो विशेष नियम होता है, विशेष नियम होता है, इसी विशेष नियम को, इसी स्पेसिफिक लॉ को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से मिलेंगे या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलेंगे एंड प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब कन्वर्ट होते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे फॉलो सम स्पेसिफिक लॉ। अगर दो सबस्टेंस जुड़ रहे हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करते हैं उसी स्पेसिफिक लॉ को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक लॉ होते हैं, इन्हीं स्पेसिफिक लॉ को, विशेष नियम को फ्रेंड्स हमें पढ़ना है। तो चलिए देखिए, जो स्पेसिफिक लॉ है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला होता है फ्रेंड्स लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम। जो द्रव्य संरक्षण का नियम होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट होता है इसका मास और जो प्रोडक्ट होता है इसका मास, जो मास होता है प्रोडक्ट का, और उसके बाद जो रिएक्टेंट का मास होता है, यानी कि अभिकारक का मास ऑफ रिएक्टेंट्स
मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक का मास अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब जैसे आपको मालूम होगा संरक्षण मतलब क्या होता है, ये कंजर्व रहते हैं यानी संरक्षित रहते हैं कौन, ये द्रव्य यानी कि मास। जो मास होता है इसको न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेज, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसीलिए जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, इनकी मास भी क्या होंगे, इक्वल होंगे यानी कि सेम होंगे। तो अगर कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मास एंड प्रोडक्ट के मास इक्वल है तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कार्बन का रिएक्शन O2 से करवाएं और ये क्या बनाता है फ्रेंड्स, CO2 बनाता है, तो इसमें अगर कार्बन का मास देखें तो ये होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है कितना फ्रेंड्स, 16 एंड इंटू 2 हो जाएगा। और इसका मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 इंटू 2, और ये कितना होगा 12 प्लस 16 टू 32, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 प्लस 32, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 4, और उसके बाद 1 3 कितना हो जाएगा 4। तो ये ग्राम 44 ग्राम हो गया। क्या ये 44 ग्राम जो है ये रिएक्टेंट का मास है, एंड ये 2 2 4 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये जो 44 ग्राम है ये किसका मास है, CO2 का मास है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का मास 44 ग्राम और जो रिएक्टेंट है उसका मास 44 ग्राम। तो दोनों के मास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास क्या है फ्रेंड्स, इक्वल है, समान है। तो इसीलिए इस लॉ को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो होते हैं इसके अगर मास हम देखें, इसको वे करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से और देखें कितना मास होता है, फिर उसके बाद रिएक्शन जब हो जाए, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट के मास को अगर वे करें यानी तौले, तो जो मास उसका आता है वो इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, रिएक्टेंट के मास के इक्वल आता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, दूसरा हम पढ़ेंगे जो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, इसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, निश्चित 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 अनुपात के नियम तो जो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कितना है फ्रेंड्स, वो 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स है, 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स है, मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से कंबाइन होकर के क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स, कंपाउंड्स बनाता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से जुड़ करके कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं, जो यौगिक यहाँ पर बनता है, यौगिक मतलब कंपाउंड जो बनता है यहाँ पर, इस कंपाउंड में क्या होगा फ्रेंड्स, एलिमेंट्स होगा, और जो एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, मास ऑफ, या कह सकते हैं आप रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, स्मॉल नंबर रेशियो होगा। जैसे अगर हम देखें ये H2O जो है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, ये H2O सी से ऑब्टेन यानी कि समुद्र से ऑब्टेन हो सकता है, और टैप से यानी नल से ऑब्टेन हो सकता है, एंड जो वाटर है ये हम पॉन्ड से यानी तालाब से भी ऑब्टेन यानी प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ सी है इसमें जो H2O है इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर निकाले H2O का रेशियो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होगा 1 एटॉमिक मास होगा 2 into 1, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा, और 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है 16। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 1:8। तो ये जो सी का जो वाटर होगा उसका रेशियो ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा 1:8 होगा, और टाइप से जो वाटर ऑब्टेन होगा उसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा, और जो पॉन्ड से ऑब्टेन किया जाएगा वाटर उसका भी जो रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो
भी 1:8 ही होगा। यहाँ पर ये बात होती है कि जो वाटर है H2O है, H2 जो वाटर है उसका फार्मूला H2O ही होता है, चाहे वो वाटर कहाँ से ऑब्टेन किया गया हो, सी से ऑब्टेन किया गया हो यानी समुद्र से वो प्राप्त किया गया हो, चाहे वो टैप से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो किससे प्राप्त किया गया हो, पॉन्ड यानी तालाब से प्राप्त किया गया हो। जो वाटर होता है ये चाहे जहां से जिस स्थान से और चाहे जिस मेथड से ऑब्टेन किया गया हो, वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उसका हमेशा रेशियो 1:8 ही होता है। ये जो रेशियो होता है एटॉमिक मास का एलिमेंट्स का प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंड जो एलिमेंट्स के मास होते हैं वो क्या होते हैं? एक सेम होते हैं यानी स्मॉल होल नंबर रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर ये बात आती है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ करके एक कंपाउंड यौगिक बनाता है, तो जो यौगिक में एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मास होते हैं वो क्या फ्रेंड्स होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और जो एलिमेंट का रेशियो होता है मास का, वो भी क्या होता है? वो भी स्मॉल होल नंबर होता है। तो अगर हम कहें कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं व्हेन two or more than two elements combine to each other and form the compound, then the mass of elements or the ratio of mass of the elements present in the compound is always constant यानी हमेशा नियत होता है। the compound, जो कंपाउंड यहाँ पर बना है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से, ये कंपाउंड चाहे जिस सोर्स से, जैसे ये क्या है? सी, टैप एंड पॉन्ड, ये क्या है? सोर्स है। तो चाहे जिस सोर्स से, चाहे जिस स्रोत से ये ऑब्टेन किया गया हो, चाहे जिस सोर्स से ये ऑब्टेन किया गया हो, चाहे जिस स्रोत से ये प्राप्त किया गया हो, उस पर ये निर्भर नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।